नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछली कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर गहराई से नजर डाली तो समझ में आया कि पहले जो एक ट्रेंड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का रहा करता था कि महत्वपूर्ण जो कवि हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से थोड़ा सा बदलाव आया है और अन्य कवियों पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये जरूरी समझा कि हम अन्य कवियों पर भी, अन्य छायावादी कवियों पर भी और अन्य कालों के जो आगे आने वाले काल हैं उनके भी अन्य कवियों पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो पंत प्रसाद महादेवी और निराला, इन सभी कवियों के वीडियोस आपको मिल चुके हैं। अब समय है अन्य छायावादी कवियों पर बात करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अन्य महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा करेंगे। अब इन अन्य महत्वपूर्ण कवियों में कौन कौन है उन पर हम एक नजर डालेंगे। देखिए, छायावाद के विकास में पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही, और ये चारों छायावाद के कवि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 4 कवियों के अतिरिक्त अन्य कोई कवि उस समय थे ही नहीं और उनका कोई योगदान ही नहीं था, बल्कि ऐसा है कि छायावादी युगधारा को एक दिशा देने में, उसे सशक्त अभिव्यक्ति देने में अन्य कवियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा जितना कि पंत प्रसाद, निराला और महादेवी का। क्योंकि ये सभी अन्य कवियों में इसलिए आते हैं 4 कवियों के अतिरिक्त क्योंकि इनका संबंध अन्य काव्य धाराओं से भी था। दूसरा, इन्होंने उतना प्रभूत मात्रा में, उतना प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन नहीं किया जितना कि इन साहित्यकारों ने किया। तो यहां पर हम अन्य कवियों पर जब बात करेंगे दोस्तों, तो मैं उनकी गद्यात्मक कृतियों पर भी चर्चा करूंगी, क्योंकि ताकि गद्य का जो पार्ट है वो भी हमारा साथ के साथ कवर होता जाए। और क्योंकि उन पर आधारित प्रश्न भी अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उनकी छायावादी रचनाओं पर तो बात करेंगे ही, उनकी गद्यात्मक रचनाओं पर भी बात करेंगे। क्योंकि इन कवियों में अधिकांश कवि ऐसे हैं जो गद्यकार के रूप में, यानी कोई उपन्यासकार है, कोई नाटककार है, कोई एकांकीकार है, उनके रूप में उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। तो चलिए पहले बिंदु पर आते हैं। छायावाद के विकास में पंत प्रसाद, निराला, महादेवी के अतिरिक्त अन्य कवियों का भी विशेष योगदान रहा, इसकी चर्चा हम कर चुके। दूसरा बिंदु है कुछ कवि युग धारा से। देखिए, 2 तरह के कवि हुए छायावाद में, इनके अलावा अन्य कवियों की बात कर रहे हैं। कुछ कवि युग धारा से प्रभावित होकर छायावादी लेखन की ओर मुड़े, यानी पहले वर्ग में अन्य कवियों में वे कवि आते हैं जो युग में, जो जिस युग में वो हुए उस समय क्योंकि छायावादी रचनाएं लिखी जा रही थी, तो उन रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ एक छायावादी कृतियों का सृजन किया। मूलतः उनकी काव्य चेतना भिन्न थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी अन्य कवियों में जो कवि शामिल है उनमें 2 प्रकार के कवि खास तौर से हमारे सामने आते हैं। पहले वे जो अपनी युगीन छायावादी चेतना से प्रभावित होकर छायावादी काव्य रचने की ओर उन्मुख हुए या प्रेरित हुए, और दूसरे वे कवि हैं और जिनका संबंध किसी अन्य काव्यधारा से था। ऐसे जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के मूलतः कवि हैं, ऐसे ही बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, और भगवती चरण वर्मा, लेकिन इन्होंने छायावादी काव्य सृजन भी किया। अब दूसरे प्रकार के कवि कौन हैं? इस युग में कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने कम साहित्य लिखा किंतु उनकी मूल चेतना छायावादी रही। यानी 2 प्रकार के कवि अन्य कवियों में आते हैं। पहले वे जिनकी मूल चेतना किसी और काव्यधारा से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने छायावादी युग धारा से, युगीन चेतना से प्रभावित होकर काव्य सृजन किया। दूसरे वे जो मूलतः छायावादी ही थे, लेकिन काव्य सृजन उन्होंने प्रचुर मात्रा में नहीं किया, बहुत कम 1-2 कृतियां लिखी। तो इन 2 प्रकार के कवियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। रामकुमार वर्मा, शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, वियोगी आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा इन अन्य कवियों में उल्लेखनीय कवि माने जाते हैं। तो इन पर हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम आता है रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा, जब हम इनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे तो ये कौन सी महान शख्सियत है हिंदी साहित्य जगत की, तब हम उनके उस स्वरूप से भी परिचित हो सकेंगे।
ये छायावादी कवि और हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी एकांकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाटककार के रूप में प्रसिद्ध और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध, क्योंकि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक उल्लेखनीय साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में शामिल किया जाता है। अब बात आती है जीवन परिचय की। इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 को। सागर मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है सागर, वहां पर इनका जन्म हुआ और इनका निधन हुआ 15 अक्टूबर 1990 को प्रयाग में। इनके पिता का नाम था लक्ष्मीकांत वर्मा और इनकी माता का नाम था राजरानी देवी। शिक्षा की बात करते हैं। रामकुमार वर्मा की शिक्षा मूलतः प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। यहीं से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से आपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर शोध किया। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ हमें उपलब्ध है वो वास्तव में इनका शोध ग्रंथ है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। और इन्होंने ये शोध कहां से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से किया। इनकी रिसर्च का टॉपिक था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और उसी रिसर्च के, उसी शोध के प्रकाशित रूप को हम इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकार करते हैं। अब बात आती है साहित्य सृजन की। तो 1922 से ही इन्होंने साहित्य सृजन प्रारंभ कर दिया था। मूलतः इन्होंने जो भी कविताएं लिखी वे छायावादी चेतना से प्रभावित हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। नाटककार, एकांकीकार और इतिहासकार के अतिरिक्त यदि कवि के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कोई पहचान है तो वो है एक छायावादी कवि के रूप में, इस बात को भूलेंगे नहीं। काव्य कृतियों पर बात करते हैं। वीर हम्मीर 1922 में इनकी रचित प्रकाशित एक काव्य कृति। चित्तौड़ की चिंता 1929, अंजलि 1930, अभिशाप 1931 में प्रकाशित। हिंदी गीति काव्य, ये गीति काव्यों का संकलन था, 1931 में प्रकाशित। रूप राशि, आकाशगंगा, निशीथ का प्रकाशन हुआ 1935, चित्ररेखा 1936 और जौहर 1941। अभी तक हमने जितनी भी रचनाओं, काव्य कृतियों के नाम लिए हैं दोस्तों, वे सब अधिकांशतः, सब तो नहीं कहना चाहिए, अधिकांशतः वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित कृतियां हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचना करना और उस पृष्ठभूमि को, उस ऐतिहासिक प्रसंग को उस समय के समकालीन परिवेश से जोड़कर प्रस्तुत करना छायावादी कविता की एक बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में, पेशोला की प्रतिद्वंदी आदि में भी देखने को मिलती है। यानी उन्होंने भी ऐतिहासिक चेतना से युक्त काव्य कृतियों का सृजन किया। तो वो काव्य चेतना यहाँ छायावादी कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काव्य में भी दिखाई देती है। आगे चलें। इन्होंने कुछ एक कृतियों का संपादन भी किया, उनमें है कबीर पदावली। कबीर के पदों का संकलन किया और 1938 में यह प्रकाशित हुई। आधुनिक हिंदी काव्य नाम से भी उन्होंने एक संपादन कार्य किया जो 1939 में प्रकाशित हुआ। अब क्योंकि ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो एकांकी संग्रहों पर भी नजर डालते हैं। पृथ्वीराज की आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है ये, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। रेशमी टाई 1941 में प्रकाशित हुई। देखिए, जिन पर मैं राइट का चिन्ह लगा रही हूं उनको तो आपको रामकुमार वर्मा के नाम से कंठस्थ कर ही लेना है, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी हैं और उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें 1938 और ये पहली एकांकी है, पहला एकांकी संग्रह उनका, ये भी ध्यान रखेंगे। रेशमी टाई 1941, शिवाजी 1943 में प्रकाशित, 4 ऐतिहासिक एकांकी 1950 में प्रकाशित, रूप रंग 1951 में प्रकाशित हुई, कौमुदी महोत्सव जिसका प्रकाशन वर्ष, प्रामाणिक प्रकाशन वर्ष हमें उपलब्ध नहीं हो सका है, यह भी उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। सप्त किरण उनकी एक अन्य एकांकी। अब बात आती है नाटकों की, कौन से नाटक लिखे, क्योंकि एक एकांकीकार एक नाटककार भी होता है। तो एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, विजय पर्व, उत्तरायण नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है पुरस्कारों की, क्योंकि अपने समय के साहित्य जगत में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक विशेष उल्लेखनीय स्थान था।
तो सबसे पहला पुरस्कार उनको चित्ररेखा नामक कविता संग्रह पर मिला, और जो पुरस्कार यहां मिला उन्हें इस कविता संग्रह पर, उसका नाम था देव पुरस्कार। सप्तकिरण नामक जो उनका एकाकी संग्रह है, उस पर उन्हें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला। विजय पर्व नाटक पर मध्य प्रदेश शासन परिषद का प्रथम पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। 1963 में वे पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, इस बात को भूलना नहीं है। रूप राशि, आकाशगंगा, निशीथ, चित्ररेखा, ये इनके छायावादी काव्य संग्रह हैं, इनको कंठस्थ कर लेंगे। रूप राशि, आकाशगंगा, निशीथ और चित्ररेखा। चित्ररेखा वही जिस पर उन्हें देव पुरस्कार मिला है। ये उनके, क्योंकि हम छायावादी काव्यधारा के अन्य कवियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें प्रत्येक कवि जिसकी चर्चा हम करेंगे उसकी छायावादी कृतियों को तो कंठस्थ करना ही है। तो ये चार जो कविता संग्रह हैं, ये उनके छायावादी कविता संग्रह माने जाते हैं। सर्ववादी चेतना की अभिव्यक्ति, काल्पनिकता, रहस्यवाद, प्रकृति का मानवीकरण, इनके छायावादी कविताओं में मिलने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप काल्पनिकता आप जानते हैं, रहस्यवाद आप जानते हैं, क्योंकि भक्ति काल से ही हम रहस्यवाद पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। प्रकृति का मानवीकरण भी आप जानते हैं, क्योंकि इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। बात आती है इस नए शब्द की कि आखिर ये सर्ववादी चेतना क्या है। पहले तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि चेतना क्या है। चेतना जिसके कारण हम जागृत हैं, एक तो ये साधारण सा अर्थ है। दूसरी बात, मस्तिष्क का वो भाग जो हमें परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे ग्रहण करने, उस पर चिंतन करने और उस पर निष्कर्ष निकालने, उसका मूल्यांकन करने की जो क्षमता देता है, उसे हम कहते हैं चेतना। ये इसका गहन दार्शनिक अर्थ है। चेतना, चैतन्य है हम, सजीव हैं हम, तो हम चैतन्य हैं, ये एक इसका सामान्य अर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि सर्ववादी चेतना क्या है। सर्व जिसका अर्थ है सभी, यानी सभी में अपनी चेतना के प्रतिबिंब को देखना सर्ववादी चेतना है, जो कि हमें छायावादी काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब ये सर्ववादी चेतना का होना क्यों जरूरी है? सर्ववादी चेतना का होना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि छायावादी कृतियां सूक्ष्म, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह थी, यानी वे सूक्ष्म स्तर पर अपने परिवेश से समस्त मानव जाति से जुड़े। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानवतावादी चेतना भी दिखाई देती है, क्योंकि वे संवेदना के स्तर पर, क्योंकि जब तक हम अपनी चेतना को अन्य सभी परिवेश की वस्तुओं में जो जीवित हैं या निर्जीव हैं सब में नहीं देखेंगे, सब में प्रतिबिंब नहीं देखेंगे, तब तक हम संवेदनात्मक धरातल पर उतनी गहराई से जुड़ेंगे नहीं, आत्मिक स्तर पर जुड़ाव नहीं होगा। और ये अभिव्यक्ति हमें छायावादी काव्य में विशेष तौर पर देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां, जिनको मैं पहले भी कह चुकी हूं, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक कुटुंब हैं, तुम सब मेरे अवयव हो, यानी तुम सब जितने भी मानव जाति है वो सबको वो अपनी चेतना का अंश समझ रहे हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, तुम में कुछ नहीं कमी है, सर्ववादी चेतना का उदाहरण है। तो ये सर्ववादी चेतना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की छायावादी काव्य कृतियों में भी देखने को मिलती है। अब बात आती है अगले कवि की, और अगले कवि का नाम है उदयशंकर भट्ट। ये भी छायावादी कवि होने के साथ साथ नाटककार और एकांकीकार हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1898 को हुआ। जन्म स्थान इनका था इटावा नामक स्थान, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। निधन इनका 28 फरवरी 1966 को हुआ। इनके पिता का नाम था फतेह शंकर भट्ट। इनकी शिक्षा, इन्होंने बीए की जो परीक्षा थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। पंजाब से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा की। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि उदय शंकर भट्ट स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत गहरे संपर्क में रहे। यही कारण है कि वही ऐतिहासिक परिवेश इनकी एकांकियों में, इनके नाटकों में भी देखने को मिलता है। तो लाला लाजपत राय के ये सहयोगी थे। लाल बाल पाल के नाम से हम सभी परिचित हैं, तो लाला लाजपत राय के ये सहयोगी थे। नेशनल कॉलेज, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था हुआ करती थी, जिसका संबंध भगत सिंह, सुखदेव आदि से था। तो उन देशभक्तों ने जहां अध्ययन किया, उस नेशनल कॉलेज में ये उदय शंकर भट्ट पढ़ाया करते थे। देखिए, ये बिंदु मैं इसलिए लेकर आती हूं ताकि आप
इन सब साहित्यकारों से अपना एक जुड़ाव महसूस करें और ये महसूस कर सकें कि इन्होंने जो अनमोल कृतियां हमको दी आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो उस नेशनल कॉलेज में पढ़ाने वाले थे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सरदार भगत सिंह। कौन नहीं जानता सरदार भगत सिंह को, और सुखदेव, और यहां तक के उपन्यासकार यशपाल के ये शिक्षक रह चुके थे। यानी उदय शंकर भट्ट के जो नामचीन विद्यार्थी हैं वो थे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और उपन्यास लेखक यशपाल। आकाशवाणी के जयपुर और नागपुर केंद्रों में भी इन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। 1921 और 22 से इन्होंने साहित्य सृजन शुरू किया। इनकी काव्य कृतियां हैं तक्षशिला, देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम से ही स्पष्ट है, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष इत्यादि, ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं जिन पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इन सभी काव्य कृतियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। युगद्वीप, यथार्थ और कल्पना, विजयपथ, अंतरदर्शन, तीन चित्र, मुझ में जो शेष है, ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं। जो काव्य कृतियां पीछे हैं मैंने आपसे कह दिया, एक बार फिर दोहरा रही हूं, राइट का चिन्ह जहां है उन कृतियों को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आपको हक ही नहीं है इन्हें भूलने का, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है नाटक और एकांकी की, क्योंकि रामकुमार वर्मा की तरह उदय शंकर भट्ट भी एक नाटककार के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान आधुनिक काल में रखते हैं। तो विक्रमादित्य देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि क्यों ना हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब उनका संपर्क स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानियों के साथ रहा हो। विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सगर विजय, पौराणिक संदर्भ, कमला, अंतहीन अंत, मुक्तिपथ, शक विजय, नया समाज, पार्वती, विद्रोहिणी अंबा, विश्वामित्र, ये सभी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची हुई, और कुछ इनमें से ऐसी भी हैं जो पौराणिक संदर्भों पर आधारित हैं, जैसे विद्रोहिणी अंबा, तो उसको नए संदर्भ में उन्होंने यहां अभिव्यक्त किया है, अंबा के चरित्र को। आगे चलें। मत्स्यगंधा, राधा, अशोकवन बंदिनी, विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय नाम का एक कालिदास का संस्कृत में नाटक भी है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, ये सब महाभारत के पात्र हैं। अश्वत्थामा महाभारत का पात्र है। नहुष निपात, कालिदास, संत तुलसीदास, यानी साहित्यकारों को आधार बनाकर भी इन्होंने नाटकों की रचना की। एकला चलो रे, क्रांतिकारी अभिनव एकांकी नाटक, स्त्री का हृदय, आदिम युग नाटक, धूम शिखा, पर्दे के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है इनका, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी, और 10,000। 10,000 जो है वो इनका एक प्रहसन एकांकी है। प्रहसन एकांकी कौन सा होता है? वो एकांकी जिसमें किसी भी प्रसंग के माध्यम से हास्य व्यंग्यात्मक शैली में किसी भी बुरी व्यवस्था पर चोट की जाती है, उसे प्रहसन कहते हैं। ऐसा लगता है पढ़ने में मानो लेखक हास्य व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका निशाना किसी महत्वपूर्ण गंभीर समाज की या धर्म की समस्या पर होता है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे, वह जो मैंने देखा, नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य। लहरें और मनुष्य बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। लोक परलोक, शेष अशेष और 2 अध्याय, ये भी उनके 3 अन्य उपन्यास हैं। अब देखिए यहां मैंने अलग से वैसे लिख दिया है, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष उनकी प्रमुख छायावादी काव्य कृतियां हैं। इनको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं छायावाद के अन्य कवि, तो हमारा ध्यान छायावादी कृतियों पर विशेष तौर पर होना चाहिए। ये बात अलग है कि हम प्रसंगवश एकांकी और नाटक, उपन्यास आदि की भी चर्चा कर रहे हैं जो इन साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए, क्योंकि ये वो साहित्यकार हैं दोस्तों जिन्होंने किसी अन्य धारा से प्रमुख रूप से जुड़ाव किया, लेकिन प्रसंगवश, परिवेश के प्रभाववश जिन्होंने छायावादी काव्य कृतियां भी लिखी। तो ये 4 इनकी जो काव्य कृतियां हैं, राका, मानसी, विसर्जन और अमृत और विष, ये छायावादी चेतना से युक्त काव्य कृतियां हैं। इनमें क्या क्या है, छायावाद की कौन कौन सी विशेषता है? वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता और सूक्ष्मता भी है वहां, क्योंकि सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। सर्ववादी चेतना वही आ गई जिसकी चर्चा हमने पिछले उसमें की थी। प्रकृति का मानवीकरण यहां भी आ गया। अभिव्यक्ति की सांकेतिकता आदि जो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं वो उनके काव्य में विशेष तौर पर देखने को मिलती हैं।
अब आते हैं तीसरे कवि पर। तीसरे कवि का नाम है मोहनलाल महतो वियोगी। इन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। जन्म इनका 1899 में गया नामक स्थान पर बिहार में हुआ और निधन हुआ 1990 में गया बिहार में ही, यानी इन्होंने अपना पूरा जीवन गया में ही व्यतीत किया। कृति परिचय की बात करें तो इन्होंने लगभग 10 रचनाएं लिखी। निर्माल्य, जिसका प्रकाशन वर्ष हमको उपलब्ध हो गया 1926 में प्रकाशित। एक तारा, कल्पना 1935 में प्रकाशित, ये इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। इस पर अधिकतर पूछा जाता है, निर्माल्य किसकी कृति है, ये पूछा जाता है। वेदना यानी पीड़ा की अभिव्यक्ति, रहस्यानुभूति, उपचार वक्रता प्रमुख छायावादी प्रवृत्तियां हैं। तो देखिए, वेदना आप सभी जानते हैं, रहस्यानुभूति भी जानते हैं, ये उपचार वक्रता क्या है? दोस्तों, काव्य शास्त्र में एक सिद्धांत होता है वक्रोक्ति सिद्धांत। उसके वक्रोक्ति के भेदों में आती है उपचार वक्रता। उपचार वक्रता का मोटा मोटा अर्थ यह है कि आप इन दो शब्दों से तो परिचित होंगे ही, अमूर्त और मूर्त। मूर्त जो साकार है, अमूर्त जो साकार नहीं है। तो काव्य में जब मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान का प्रयोग हो और अमूर्त उपमेय के लिए मूर्त उपमान का प्रयोग हो और उसके माध्यम से किसी विशेष महत्वपूर्ण भाव की ओर संकेत किया जाए, उसे उपचार वक्रता कहते हैं। और मानवीकरण और रूपक जो अलंकार हैं वो उपचार वक्रता के अंतर्गत ही आते हैं। अधिकतर उपचार वक्रता में मानवीकरण के माध्यम से या प्रकृति का मानवीकरण जैसे विशेष तौर पर छायावाद की विशेषता है, इसीलिए उपचार वक्रता की यहां चर्चा की गई है। क्योंकि जब भी कहीं मानवीकरण होगा किसी भी मनोभाव का, प्रकृति का, तो वहां उपचार वक्रता होगी ही होगी। तो इस बात को आप ध्यान रख लें। ये बहुत सरल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले जो कवि आते हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जन्म 17 दिसंबर 1903 को उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर राज्य में हुआ। निधन इनका 19 अगस्त 1987 में वाराणसी में हुआ। दोनों ही स्थान उत्तर प्रदेश में, इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश और निधन भी उत्तर प्रदेश में। और ये भी वो छायावादी अन्य कवि हैं जिन्हें नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इन कवि के साथ आप एक नाम जोड़ लीजिए जो छायावाद से संबंधित नहीं है, पर मैं चाहूंगी कि आप भूलें नहीं। हिंदी नाटक साहित्य में यदि किसी नाटककार ने प्रवर्तन किया समस्या नाटकों के लेखन का, तो उस परंपरा के जनक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। जिस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक हैं, उसी तरह से लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के जनक माने जाते हैं। ये बात आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कृति परिचय की। तो एक काव्य संग्रह, 25 नाटक और 100 एकांकियों का इन्होंने सृजन किया, यानी इनकी एक ही काव्य कृति अब तक हमारे सामने आई है। नाटकों की संख्या है 25 और एकांकी इन्होंने लगभग 100 लिखे। अंतर जगत, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। ये इनकी छायावादी काव्य कृति है, इसीलिए इन्हें छायावादी अन्य कवियों में शामिल किया गया है। अंतर जगत इनका एक कविता संग्रह है जो 1924 में प्रकाशित हुआ। नाटकों की चर्चा करते हैं, उनका नाम भी देख लेते हैं। अशोक 1926, सन्यासी बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नाटक है 1930, राक्षस बहुत महत्वपूर्ण, मुक्ति का रहस्य बहुत महत्वपूर्ण, राजयोग, सिंदूर की होली बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या नाटक। यदि प्रश्न पूछा जाए परीक्षाओं में दोस्तों कि सिंदूर की होली किसका नाटक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, और किस प्रकार का नाटक है, तो ये एक समस्या नाटक है, इसे भूलना नहीं है। आधी रात 1936 में प्रकाशित काव्यकृति नाट्यकृति, सिंदूर की होली 1933 में प्रकाशित नाट्यकृति है, आधी रात 1936 में प्रकाशित हुई। आगे चलें। गरुड़ ध्वज 1945 में प्रकाशित नाट्यकृति, नारद की वीणा 1946, वत्सराज एक और महत्वपूर्ण नाटक इनका, दशाश्वमेध बहुत महत्वपूर्ण नाटक 1950 में प्रकाशित, ये दोनों ही नाट्यकृतियां। वितस्ता की लहरें 1953 में प्रकाशित, चक्रव्यूह 1955 में, समाज के स्तंभ
और गुड़िया का घर इनकी अन्य महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां हैं। देखिए, इन सभी नाट्य कृतियों और एकांकियों के नामों को देखकर हमारे सामने एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि छायावादी चेतना, जिसमें उस समय के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना करके समस्याओं की अभिव्यक्ति की जा रही थी, वो चेतना इनके नाटकों में भी दिखाई देती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एकांकी संग्रह इनका है अशोक वन, 1950 में प्रकाशित हुआ। अगले कवि का नाम है जनार्दन प्रसाद झा द्विज। द्विज इनका उपनाम। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, और सांकेतिक अर्थ इसका है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के लिए अक्सर द्विज और पक्षी, इसका अर्थ एक पक्ष भी होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। जीवन परिचय पर बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1904 को रामपुर डीह नामक गांव में, जो कि बिहार में स्थित है। इनके पिता का नाम था पंडित उचित लाल झा। इनकी शिक्षा भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। आप देख रहे हैं कि जितने भी कवियों के जीवन परिचय पर हम बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश कवियों की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई है, जो उस समय की जानी मानी एक शिक्षण संस्था हुआ करती थी। इनका निधन 5 मई 1964 को हुआ। एक महत्वपूर्ण बात, मदन मोहन मालवीय, जिन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल प्रेरणा स्रोत माना जाता है, उनसे ये प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़े साहित्य के क्षेत्र में। पंडित नारायण मिश्र, ये 2 इनके जीवन के आदर्श महान व्यक्ति थे, जिनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद से इनकी बहुत अधिक घनिष्ठता थी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात आती है इनकी कृतियों पर चर्चा करने की। प्रेमचंद के जीवन काल में ही उन पर पुस्तक लिखने वाले ये पहले लेखक हैं। बहुत सारे साहित्यकारों ने प्रेमचंद के निधन के बाद पुस्तकें लिखी, और प्रेमचंद के जीवन काल में सबसे पहले जिन्होंने पुस्तक लिखी वे हैं झा साहब। कवि एवं कथाकार के रूप में इन्हें विशेष ख्याति मिली। व्यक्तिनिष्ठ और अंतर्मुखी काव्य चेतना इनकी कविताओं का प्रमुख स्वर है, प्रमुख विशेषता है। वेदना का स्वर भी इनकी काव्य कृतियों में प्रधान है। इनके कविता संग्रह हैं अंतर्ध्वनि और अनुभूति, दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कहानी संग्रह है किसलय, राका, मृदुदल, मधुमई। अब अगले कवि आते हैं गोपाल सिंह नेपाली। इनका जन्म हुआ 11 अगस्त 1911, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। मूल नाम इनका गोपाल बहादुर सिंह था, लेकिन साहित्य जगत में ये गोपाल सिंह नेपाली के नाम से जाने जाते हैं। इनका निधन 17 अप्रैल 1963 को भागलपुर, बिहार में हुआ। कृति परिचय की बात करें तो इन्होंने प्रमुखतः, अभी तक हमने जितने भी पढ़े साहित्यकार, उन सब ने प्रमुखतः गद्यात्मक कृतियां लिखी और अपने समय की काव्य धारा से, साहित्य धारा से प्रभावित होकर छायावादी चेतना के काव्य लिखे। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कविताओं और गीतों का सृजन किया। यानी गोपाल सिंह नेपाली एक काव्यकार, एक कवि और एक गीतकार के रूप में विख्यात हुए। उमंग इनका पहला कविता संग्रह है जो 1933 में प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी 62 कविताएं संकलित हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये उमंग मैंने आपको बताया इनका पहला कविता संग्रह। उसके बाद अन्य कविता संग्रहों के नाम है पंछी, जिसका प्रकाशन हुआ 1934 में, रागिनी 1935, पंचमी 1942, नवीन 1944, नीलिमा 1945, हिमालय ने पुकारा, इसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। निराला के साथ इन्होंने सुधा नामक मासिक पत्र में भी काम किया, और कालांतर में रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि, योगी आदि उस समय के जो प्रचलित प्रसिद्ध पत्र थे, उनके संपादकीय विभाग में भी इन्होंने काम किया। एक और महत्वपूर्ण बात, आप फिल्म निर्माता भी रहे। हिमालय फिल्म्स नेपाली पिक्चर्स के नाम से इन्होंने अपनी स्वयं की कंपनियां स्थापित की। निर्माता निर्देशक के रूप में इन्होंने 3 फिल्में बनाई, एक नजराना, दूसरा सनसनी और तीसरा खुशबू। एक और बात प्रसंगवश थोड़ी सी मुझे याद आ रही है, आपसे चर्चा कर देती हूँ। गोपाल सिंह नेपाली के पुत्र ही हैं वे जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर नामक जो फिल्म थी उस पर केस मुकदमा किया था कि उसमें जो गीत है वो उनके पिता के द्वारा रचित है, जिसको उन्होंने वहां उस फिल्म में इस्तेमाल किया। तो ये बात भी आप चर्चा है, ध्यान में रखिएगा। अगले कवि हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात।
इनका जन्म हुआ 11 सितंबर 1907 आरा नामक स्थान पर बिहार में और निधन हुआ 2 अप्रैल 1984 को। इनकी कृतियां हैं चिर स्पर्श, कर्ण, ज्वाला। ज्वाला का प्रकाशन 1929 में हुआ। शेष दोनों कृतियों का प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। कलेजे के टुकड़े, इसका प्रकाशन भी 1929 में हुआ। कंपन 1942 में, रितंबरा 1957 में प्रकाशित। बैठो मेरे पास, सेतुबंध, कैकेयी और शुभ्रा ये उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। आरसी प्रसाद सिंह अगले अन्य कवि हैं जो महत्वपूर्ण, इनकी कृतियों पर भी प्रश्न मैंने देखे हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1911 को हुआ और ये भी बिहार से ही थे। एरौत नामक गांव समस्तीपुर में जो स्थित है उसमें इनका जन्म हुआ। इनका निधन नवंबर 1996 में हुआ। एक महत्वपूर्ण बात जो आरसी प्रसाद सिंह के विषय में हमें जाननी चाहिए कि वे केवल हिंदी के ही कवि नहीं बल्कि मैथिली के भी कवि हैं, यानी मैथिली और हिंदी दोनों में इन्होंने कृतियां लिखी। नागार्जुन की तरह ये मैथिली के कवि भी हैं और हिंदी के भी, आपको ध्यान रखना है। रूप, यौवन और प्रेम के कवि के रूप में इन्हें विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी कृतियों में हम सबसे पहले मैथिली कविता संग्रहों पर चर्चा करेंगे। माटिक दीप, पूजाक फूल, सूर्यमुखी ये इनकी मैथिली कविता संग्रह हैं, जिनमें से सूर्यमुखी को हमें ध्यान में रखना है 1984। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य को भूल जाएं, अन्य को भी ध्यान में रखना है, लेकिन इन्हें भूलने का अधिकार आपको नहीं है। सूर्यमुखी 1984 में ये कृति मैथिली की और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई। हिंदी के काव्य संग्रह इनके कागज की नाव, अनमोल वचन, कलापी पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है। 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। संचयिता 1942 में प्रकाशित। जीवन और यौवन 1944 में प्रकाशित। नई दिशा 1944 में, पांचजन्य 1945 में और प्रेम गीत नामक इनकी जो काव्य कृति है वो 1954 में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने छायावाद के अन्य कवियों पर चर्चा की। क्योंकि प्रश्न पत्रों में बार बार इनके से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे थे तो मुझे लगा कि छायावाद पढ़ाते समय इन कवियों के प्रति उपेक्षा रखना साहित्य के लिए अन्याय होगा। आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।